पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। बच्चों, हमें भाषा सीखने से पहले भाषा क्या है इसके विषय में जान लेना आवश्यक है, क्योंकि बिना भाषा के व्याकरण का कोई औचित्य ना ही है और ना ही कोई उपयोगिता। जब भाषा ही नहीं तो व्याकरण कैसा? व्याकरण के लिए भाषा का होना आवश्यक है। अतः सबसे पहले भाषा की उत्पत्ति हुई और फिर उस भाषा का शुद्ध और क्रमबद्ध रूप से अभिव्यक्ति व प्रस्तुतिकरण के लिए व्याकरण का निर्माण हुआ। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। लिपि की खोज से पूर्व लोग अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर ही करते थे, किंतु मानव जीवन के प्रारंभिक काल में जब भाषा भी अस्तित्व में नहीं थी, तब लोग अपने विचारों, भावों को संकेतों के द्वारा बताते रहे। धीरे धीरे लोग अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करने लगे। लिपि विकसित हो जाने पर लोग अपने विचारों, भावों को लिखकर, बोलकर और संकेतों के द्वारा व्यक्त करने लगे। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। इन चित्रों को देखने से पता लगता है कि पहला, सड़क के किनारे लगा बोर्ड वहां से मुंबई की दूरी बता रहा है। दूसरा, ट्रैफिक पुलिस वाला हाथ उठाकर रुकने का संकेत दे रहा है। तीसरा, दो लड़के आपस में बातें कर रहे हैं, जबकि तीसरा लड़का कुछ पढ़ रहा है। कुछ बातें संकेतों के माध्यम से प्रकट की जाती हैं और कुछ बोलकर। हम सभी अपनी मन की बात बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों की बात सुनकर और पढ़कर समझते हैं। इस प्रकार आप यह अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि मन में उठने वाले विचारों को भाषा के माध्यम से ही प्रकट किया जाता है। हम अपने भावों और विचारों को संकेत द्वारा बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा सुनकर व पढ़कर उसे समझते हैं। घर परिवार, मित्र मंडली, विद्यालय, कार्यालय, बाजार आदि सभी स्थानों पर विचारों, भावों के आदान प्रदान में भाषा का उपयोग होता है। यदि भाषा ना हो तो समाज का सारा कामकाज ही रुक जाए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार समझते हैं। दूसरे शब्दों में भाषा मुंह से उच्चारित ध्वनि संकेत है, जिसकी सहायता से हम अपने भाव या विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं। इसी ध्वनि प्रणाली को हम भाषा कहते हैं। बच्चों, सार्थक शब्द ही भाषा का रूप धारण करते हैं। निरर्थक शब्दों को भाषा नहीं कहा जा सकता। भाषा के रूप। भाषा के मुख्य दो रूप हैं। पहला, मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। पहला, मौखिक भाषा। बच्चों, भाषा का मूल रूप मौखिक ही होता है। बालक जन्म लेने पर सबसे पहले बोलना ही सीखता है। भाषा के मौखिक रूप को सीखना नहीं पड़ता। बालक जिस परिवेश में रहता है, वहां की भाषा अपने आप ही सीख जाता है। ऊपर दिए गए चित्रों में लड़की मोबाइल फोन से बातें कर रही है और अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है। ये दोनों काम बोलकर किए जा रहे हैं।
इस तरह हम और आप भी अपने मित्रों तथा दूसरों से बातें करते हैं और उनकी बातें सुनते समझते हैं। यही भाषा का मौखिक रूप है। अतः जब हम भाषा का प्रयोग बोलकर करते हैं और सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। बातचीत, नाटक, भाषण, रेडियो प्रसारण आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। दूसरा, लिखित भाषा। बच्चों, भाषा के लिखित रूप का विकास तब हुआ जब हमें दूर दराज में रहने वाले सगे संबंधियों को संदेश भेजने की आवश्यकता महसूस हुई। नीचे चित्र सहित कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। यहाँ पहले चित्र में एक लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, जबकि दूसरे चित्र में एक लड़की कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ पढ़ रही है और दूसरी लड़की लिख रही है। यहाँ पढ़कर कुछ समझने का प्रयास किया जा रहा है और लिखकर मनोभावों को व्यक्त किया जा रहा है। यही भाषा का लिखित रूप है। अतः जब हम भाषा का प्रयोग लिखकर करते हैं और पढ़कर समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहा जाता है। पत्र लिखना, समाचार पत्र, पुस्तकें, लिखित सूचना आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। अगली है सांकेतिक भाषा। बच्चों, भाषा का यह सबसे प्राचीन रूप है। जब भाषा की उत्पत्ति और विकास नहीं हुआ था, तब लोग संकेतों के द्वारा ही अपने विचार अभिव्यक्त करते थे। भाषा का यह रूप आज भी प्रचलन में है। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए चित्र को देखिए और उसके नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। उपयुक्त उदाहरण सांकेतिक भाषा के हैं, जिसमें पहले उदाहरण में संकेत पाते ही रेलगाड़ी चल पड़ी और दूसरे उदाहरण में ट्रैफिक पुलिस द्वारा हाथ उठाते ही ट्रैफिक चल पड़ा। इसी प्रकार सेना में भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है, परंतु सार्वजनिक जीवन में भाषा के इस प्रकार का प्रयोग बहुत कम मिलता है। अतः इसे भाषा का रूप नहीं माना जाता है। भाषा के विविध रूप। मातृभाषा। मातृभाषा वह भाषा है जिसे कोई बच्चा अपनी मां एवं परिवार द्वारा सीखता है। बालक और परिवार की भाषा ही मातृभाषा कहलाती है। यही कारण है कि हिंदी भाषी परिवार में जन्मा बच्चा हिंदी और तमिल भाषी परिवार का बच्चा तमिल आसानी से सीख लेता है। अतः जिस भाषा को बच्चा अपने परिवार द्वारा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा। हमारे देश की अधिकांश जनता हिंदी बोलती और समझती है। जिस भाषा को किसी देश के अधिकांश लोग बोलते हैं वह उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। यह भाषा हमारी सभ्यता और संस्कृति के अधिक निकट है। इन विशेषताओं के कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव प्रदान किया गया। भारत में लगभग 56% लोग हिंदी बोलते हैं। जिस भाषा का प्रयोग देश के अधिकांश निवासी करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। राजभाषा। भारत की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसी उपलक्ष्य में 14 सितंबर का दिन संपूर्ण देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। बोली एवं उपभाषा।
भाषा का एक सीमित क्षेत्र में बोला जाना बोली कहलाता है। बोली किसी क्षेत्र या स्थान विशेष में बोली जाती है। भाषा का वह रूप जिसका क्षेत्र बोली से बड़ा होता है उपभाषा कहलाती है। अगला है बोली और भाषा में अंतर। बोली का क्षेत्र सीमित होता है जबकि भाषा का क्षेत्र व्यापक। भाषा का अपना साहित्य होता है, बोली का नहीं। भाषा का प्रयोग व्याकरण के अनुसार होता है, बोली का नहीं। भाषा को साहित्य समृद्ध बनाता है जबकि बोली लोक कथाओं एवं लोकगीतों से समृद्ध बनती है। अगला है लिपि। भाषा का मूल रूप मौखिक होता है किंतु लिखित रूप में प्रयोग किए जाने पर उसका रूप स्थायी बन जाता है। मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए कुछ ध्वनि चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन्हीं ध्वनि चिन्हों को लिपि कहा जाता है। इस प्रकार भाषा के चिन्हों का व्यवस्थित रूप ही लिपि कहलाता है। लिपि का आविष्कार मानव ने अपने भावों और विचारों को चिरस्थायी बनाने के लिए किया। यद्यपि हर भाषा की अपनी लिपि होती है, परंतु एक से अधिक भाषाओं की लिपि भी एक ही हो सकती है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां इस प्रकार हैं। भाषा लिपि। हिंदी की लिपि है देवनागरी। संस्कृत की लिपि है देवनागरी। नेपाली की लिपि है देवनागरी। मराठी की लिपि है देवनागरी। पंजाबी की लिपि है गुरमुखी। अंग्रेजी की लिपि है रोमन। उर्दू की लिपि है फारसी। बांग्ला की लिपि है बांग्ला। जर्मन की लिपि है रोमन। फ्रेंच की लिपि है रोमन। मानक भाषा। भाषा का शुद्ध प्रतिष्ठित रूप मानक भाषा कहलाता है। यह व्याकरण से क्रियान्वित होती है तथा इसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है। अर्थात विद्वान वर्ग, प्रतिष्ठित वर्ग तथा कार्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे मानक भाषा या परिनिश्चित भाषा कहते हैं। बच्चों, बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वह मानक भाषा बन जाती है। व्याकरण का मुख्य उद्देश्य भाषा के मानक रूप को बनाए रखना है। हिंदी का मानक रूप इस समय खड़ी बोली है। खड़ी बोली कभी बोली थी, आज परिनिश्चित या मानक भाषा बन गई है, जिसका प्रयोग लगभग भारत में सभी जगह होने लगा है। बच्चों, जब भाषा व्यापक शक्तिशाली हो जाती है तब आगे चलकर सामाजिक, राजनीतिक और व्यापक जन समर्थन के बल पर राजभाषा या राष्ट्रभाषा का स्थान ग्रहण कर लेती है। अब है व्याकरण। भाषा का प्रयोग करते समय हमें उसके शुद्ध स्वरूप का ध्यान रखना चाहिए। भाषा का शुद्ध ज्ञान व्याकरण से ही होता है। भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने और बोलने में व्याकरण हमारी सहायता करता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध स्वरूप एवं शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त होता है। उदाहरण, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य, घर आई है रीना। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य, रीना घर आई है।
चलिए पढ़ते हैं व्याकरण के भाग। तो व्याकरण के 3 भाग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। चलिए जानते हैं कि वर्ण विचार क्या होते हैं। इसके अंतर्गत वर्णों की बनावट, उच्चारण, भेद, लिखने का ढंग आदि सीखते हैं। शब्द विचार, इसमें शब्दों के भेद, उत्पत्ति, रचना आदि का विवेचन किया जाता है। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत हम वाक्यों के स्वरूप, भेद, प्रयोग आदि पर विचार करते हैं। आपने सीखा भाषा मन के भाव, विचार आदि प्रकट करने का साधन है। भाषा के 2 रूप हैं। पहला मौखिक, दूसरा लिखित। भाषा का क्षेत्र बोली से व्यापक होता है। मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए ध्वनि चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप से परिचित कराता है।